ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कॉकरोच के लिए पहले कुछ बातें नोट की हैं, किनारे लाइन से नोट कर लीजिएगा जरा, जैसे लिखा हुआ क्या क्या लिखा है। पहला लिखा है कि कॉकरोच जो है वो नॉकटर्नल है ना। नॉकटर्नल मतलब रात्रिचर, बिल्कुल सही। मतलब ज्यादा एक्टिव रात के समय। ठीक, आप भी रात भर जगते हैं ना पढ़ने के लिए, हाँ, कि वीडियो देखते रहते हैं बस तो रात भर जग के। चलिए, तो जो नाइट के समय में ज्यादा एक्टिव रहेगा उसे क्या बोला जाएगा। अगला है सर्सोरियल। व्हाट इज सर्सोरियल? हाँ, फास्ट रनर, बहुत तेजी से दौड़ता है ना। उड़ता बहुत कम है, जब जान पे बात आ जाती तभी उड़ता है ना। तो जब जान को खतरा हो आता है तब उड़ता है वो, नहीं तो दौड़ता है। फास्ट रनर है कॉकरोच, सर्सोरियल से घोड़ा सर्सोरियल है ना। फास्ट रनर को क्या बोला जाता है? सर्सोरियल। ब्रैकेट बना के लिखो, सर्सोरियल के आगे क्या लिखोगे? फास्ट रनर, फास्ट रनर है। ठीक है, ओके। ये देखिए, ये भी जैसे हम लोग ओमनिवोर हैं, ह्यूमन बीइंग क्या है, वैसे कॉकरोच भी क्या है? सर्वाहारी है। ठीक है, सब कुछ खा लेगा। आगे आइए, अगला क्या है? एस्केवेंजर। ठीक है, एस्केवेंजर मतलब सफाई कर्मी। ठीक, अगला है कैनिबल। व्हाट इज कैनिबल? कैनिबल का क्या मतलब है? हाँ, जैसे आदमी आदमी को खाना शुरू कर दे तो क्या बोला जाएगा? हाँ, कैनिबल कहा जाएगा, अपने स्पीसीज को जो खा जाता हो। मतलब काकरोच काकरोच को खा सकता है, इसको क्या बोला जाता है? कैनिबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैनिबल, है ना। कैनिबलिज्म कहा जाता है इस फिनोमिनन को, है ना। अपने स्पीसीज के मेंबर को खा जाना, भोजन बना लेना, क्या बोला जाएगा? कैनिबल कहा जाएगा। ठीक है, यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल, दैट मीन मेल एंड फीमेल कॉकरोच क्या होंगे? अलग अलग। अगला क्या है? अगला है फाइक्लोथर्म। क्या मतलब फाइक्लोथर्म का मतलब? वार्म ब्लडेड की कोल्ड ब्लडेड? कोल्ड ब्लडेड। ठीक है ना। क्या मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड का? फाइक्लोथर्म का क्या मतलब होता है? बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा कि एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलेगा? फ्लक्चुएट करेगा। ओके, बॉडी जो है तीन पार्ट में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। यह है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में हेड में कितने सेगमेंट हैं? 6। थोरैक्स में कितने हैं? 3। और एब्डोमेन में कितने हैं? 11। टोटल कितने हो गए? 20 सेगमेंट। लेकिन जब कॉकरोच एडल्ट होगा तो हेड सिर्फ एक सेगमेंट होगा, थोरैक्स में 3 और एब्डोमेन में 10। टोटल कितने हो गए? 14। तो एडल्ट कॉकरोच में बॉडी कितने सेगमेंट का बना है? 14 सेगमेंट का बना है। वहीं अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखोगे तो क्या होगा? 20 सेगमेंट का। कितने का? 20 सेगमेंट का बना। ओके, यहां देखो, लार्वा को बोला जाता है निम्फ। कॉकरोच के लार्वा का क्या नाम है? निम्फ नाम है। और 12 से ज्यादा मॉल्टिंग होता है। मेटामॉर्फोसिस कितनी बार? 12 से ज्यादा बार। तो 12 से ज्यादा बार जब मॉल्टिंग होता है तब जाके क्या बनता है? एडल्ट बनता है। चलिए, अब इसमें हमें इसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, ये सारे पार्ट यहाँ पे हमें देखने हैं इसके। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जो बार बार पूछे जाते हैं, वही एनसीईआरटी की लाइन में बार बार रिपीट। तो उन्हीं लाइनों पे हमारा फोकस है, उन्हीं को याद कराना। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते चलेंगे, जब कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा उसको हाईलाइट कराएंगे। आना होगा तो उसी में से आए, तुमसे आता भी है। ये सारे पॉइंट आपने नोट कर लिए हैं, तो देखते हैं आगे बढ़
कह रहा है कि कॉकरोच ब्राउन या ब्लैक बॉडीज के ज्यादातर, और भी वेरिएबल कलर हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो होता है वो क्या होता है, ब्राउन या ब्लैक बॉडी वाले होते हैं। ठीक। और आप जानते हो कि कॉकरोच इंसेक्ट है, क्या है, इंसेक्ट। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करता है। फाइलम आर्थ्रोपोडा के क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करता है क्या। ओके। वैसे तो ब्राउन और ब्लैक बॉडी है, लेकिन इसके अलावा ये देखो, ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन कलर वाले कॉकरोच भी देखे जा सकते हैं। कहाँ, ट्रॉपिकल एरिया में। तो ट्रॉपिकल एरिया में ब्राइट येलो, रेड, ग्रीन, ठीक है। तो लाल, हरा और पीले कलर के कॉकरोच भी दिख सकते हैं। कहाँ, ट्रॉपिकल एरिया में। चलिए यहां पे साइज की बात करोगे, देखो कितना है, 1 इंच, दैट मीन 1/4 इंच से लेके 3 इंच। सेंटीमीटर में देखो कितना दिया है, 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर। ठीक। और इनके पास एंटीना होता है, लेग्स होते हैं, ठीक है, और हेड वाला पार्ट होता है। अभी इनके पार्ट हम पढ़ने वाले, डिटेल में आके आ जाएगा। ठीक। ये नॉकटर्नल होते हैं, ओमनीवोर होते हैं, और पूरे दुनिया भर में जो डैम्प प्लेसेज है, अंधेरा जहां रहता है, नॉकटर्नल है ना, तो ऐसे जगहों पे पाया जाता है। ठीक। चलो, नॉकटर्नल एरिया में, ये नॉकटर्नल है तो डैम्प एरिया में रहता ही रहता है। ये become residents of human homes and thus are serious pest and vector for several disease। ठीक। क्योंकि ये घरों में भी पाए जाते हैं कॉकरोच, तो ये जो फूड स्टफ है उसको नुकसान पहुंचाता है, उसको कंटामिनेट कर सकता है ना, जो भी भोजन पानी है उसको। ठीक है। तो पेस्ट, इसके अलावा ये कई बीमारियों का क्या हो सकता है, वाहक भी। चलिए अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है एक कॉकरोच है जिसका नाम है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। क्या पढ़ने जा रहे हैं, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना पढ़ने जा रहे हैं। उसी के बारे में कुछ सवाल है जो आपको बताएंगे। तो कॉमन स्पीसीज कॉकरोच के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। ठीक है। और जरा देखिए कितनी लंबाई है यहाँ पे, बताइए। हाँ, 3.4 सेंटीमीटर से लेके 5.3 सेंटीमीटर। ये मिलीमीटर में दिया, कितना दिया है, हाँ? 34 से 53 मिलीमीटर लॉन्ग। ठीक है। विथ बिंग दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन द मेल। ओके। तो जो एब्डोमिनल सेगमेंट का आखिरी सेगमेंट है, आखिरी सेगमेंट एब्डोमेन का कौन सा है, 10वां, कौन सा सेगमेंट है, 10वां सेगमेंट है 10वां सेगमेंट है। ओके। तो ये 10वां सेगमेंट है। और हम लोग बात करने वाले हैं बिंग के बारे में। ठीक है। तो बिंग जो है वो बियॉन्ड टिप ऑफ एब्डोमेन, तो जो 10वां सेगमेंट है उसके आगे तक। जबकि बिंग जो है वो टिप पे ही खत्म हो जाएगा, कहां, फीमेल पे। और बिंग जो है वो टिप के बियॉन्ड एक्सटेंड हो रहा है, तो कहां, टिप के बियॉन्ड कहां एक्सटेंड हो रहा है, मेल में। ठीक है। तो याद रखेंगे कि जो बिंग है वो लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट के बियॉन्ड तक है। मतलब जहां एब्डोमिनल सेगमेंट 10वां, जो 10 होते हैं एडल्ट में, तो 10वां जो एब्डोमिनल सेगमेंट है उसके बियॉन्ड भी जो है बिंग एक्सटेंडेड है। तो अगर 10वें सेगमेंट या लास्ट एब्डोमिनल, आखिरी एब्डोमिनल सेगमेंट के बियॉन्ड भी बिंग आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, वो मेल है। क्या है, वो मेल है।
ठीक, तो जहां 10वां सेगमेंट पे ही खत्म हो गया है ये फीमेल, और जहां 10वें सेगमेंट के बियॉन्ड आपको क्या दिख रहा है, विंग दिख रहा है। ये 10वां सेगमेंट के बियॉन्ड विंग का एक्सटेंशन है, तो ये इससे पता लग रहा है कि ये। चलिए, कॉकरोच की बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड हो सकती है, आप जानते ही हैं क्या क्या है, हेड है, थोरैक्स है और एब्डोमेन। हेड है, थोरैक्स है और एब्डोमेन, 3 पार्ट है ना। इसी में तो बताया था कि एम्ब्रियो और एडल्ट में कितने कितने सेगमेंट बताया ना अभी, 20 सेगमेंट है टोटल, कहां एम्ब्रियो में, और वही 14 सेगमेंट हो। ओके, यहाँ देखिए जो पूरी बॉडी होती है वो कवर होती है किससे, हार्ड काइटिन के बने हुए एक्सोस्केलेटल से, ठीक है। ओके, अब हमारा फोकस जो है, जो 10 एब्डोमिनल सेगमेंट है वहां पे जो काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन है उसके ऊपर है। तो कह रहा है इस सेगमेंट एक्सोस्केलेटन है हार्डन प्लेट इज कॉल्ड स्क्लेराइड। तो यहाँ पे जिन प्लेटों की बात कर रहा है ये सही मायने में जो एब्डोमिनल सेगमेंट है वहां पे उनके प्लेट के बारे में बात कर रहा है। तो जरा एक छोटा सा डायग्राम हम लोग लेते हैं और जानना चाह रहे हैं कि भाई क्या नाम है उन प्लेटों का। तो एब्डोमिनल सेगमेंट की बात हो रही है, डोर्सल, वेंट्रल, लेटरल। ये एब्डोमिनल सेगमेंट पे जो काइटिन के बने हुए प्लेट्स हैं, इन्हीं प्लेट्स को नाम दिया जाता है स्क्लेराइड। क्या बोला जाता है, स्क्लेराइड। ओके, डॉर्सली जो काइटिन का बना हुआ प्लेट होता है उसको टर्गम बोला जाता है या उसको टर्गाइट कहा जाता है। ओके, वेंट्रली जो होता है उसको स्टर्नम या उसको क्या बोला जाता है, स्टर्नाइट कहा जाता है। जो लेटरल प्लेट होता है, लेटरल प्लेट का नाम होता है प्लूराइट, है ना। और देखिए डॉर्सल, वेंट्रल और लेटरल आपस में जुड़े हुए हैं किससे, एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से। उस फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन का क्या नाम होता है, बोलिए। आर्थ्रोइडल, क्या नाम होता है, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या बोला जाता है, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन का नाम दिया जाता है। ये फोटो बनाइए जल्दी से, छोटा सा वहीं पे, है ना। डॉर्सल प्लेट का नाम बताइए, वेंट्रल प्लेट का नाम बताइए, लेटरल प्लेट का नाम बताइए, और ये प्लेट जिस फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं उस मेम्ब्रेन का नाम बताइए, क्या नाम है। ठीक है, आर्थ्रोडियल, क्या नाम है, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन नाम है इसका। ठीक है, टर्गम को और क्या बोला जाता है, टर्गाइड, है ना। इसको स्टर्नम या स्टर्नाइट, लेटरल वाले को टोराइड। और हाँ, ये एस्क्लेराइड किसके बने हैं, काइटिन के प्लेट्स हैं भाई। इतनी बार हमने बायोमॉलिक्यूल में भी पढ़ा है ना, काइटिन जो है वो होमोपॉलीमर है। कहाँ मिल जाता है, कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन बनता है उससे, नहीं पढ़ा था, वही तो है एक्सोस्केलेटन। ठीक है, डॉर्सल, वेंट्रल, लेटरल के बाद आगे बढ़ते हैं, ये और पार्ट बाद में देखते हैं, आगे अभी आएगा। हेड जो है इसका ट्रायंगुलर होता है, और जो लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस होती है उसके एंटीरियर होता है। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस होती है, इधर देखिए,
लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस से कितने डिग्री पे होता है माउथ इसका? हाँ, 90 डिग्री पे होता है। कितने पे होता है? 90 डिग्री पे होता है। तो ये मान लीजिए ये वाला ट्रायंगुलर माउथ है। कैसा है? हेड जो है, सॉरी, इसका जो हेड है वो क्या है? ट्रायंगुलर है। तो जो ट्रायंगुलर हेड है वो ये है बॉडी एक्सिस। तो ये हो गया इसका बॉडी एक्सिस, है ना? ये बॉडी एक्सिस हो गया इसका कॉकरोच का। उससे जो इसका हेड है वो किस एंगल पे है? राइट एंगल पे। और हेड कैसा है? हेड जो है ट्रायंगुलर। छोटा सा डायग्राम ऐसे आप जैसे ही बनाएंगे दो बातें क्लियर हो जाएगी कि लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस से राइट एंगल पे है और ये शेप जो है ट्रायंगल बना ही है, तो हेड कैसा है? ट्रायंगुलर। तो ये बात आपको याद हो जाएगी। चलिए, आपको मालूम है ना कि अगर आप हेड की बात करोगे तो कितने सेगमेंट के फ्यूजन से बना? 6। ये हमने देखा एम्ब्रियोनिक में कितना था? वो 6 था ना। तो 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बना है। और क्योंकि एक शार्ट फ्लेक्सिबल नेक है, अब ये नहीं आप सोचो कि बॉडी को 4 पार्ट में डिवाइड कर, हेड, नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन, नहीं। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन भी है। फिलहाल एक शार्ट नेक है यहां पे, जिसकी वजह से ये हेड जो है वो सभी डायरेक्शन में क्या हो सकता है? मूव कर सकता है। हेड कैप्सूल के पास एक पेयर कंपाउंड आई होंगी, अभी इनके बारे में बात करने वाले। इसके अलावा जब आप देखेंगे तो एक पेयर धागे नुमा संरचना होगा, जिसे क्या बोला जाता है? एंटीना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटीना कहा जाता है। जो कंपाउंड आई के आगे एक मेम्ब्रेनस सॉकेट होता है, वहीं से एराइज होता है। तो कितनी कंपाउंड आई पाई जा रही है? 1 पेयर। कितना एंटीना पाया जा रहा है? 1 पेयर। इसको हाईलाइट करिए, 1 पेयर कंपाउंड आई और 1 पेयर एंटीना। ठीक है, ओके। और एंटीना के पास सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो आसपास के एनवायरनमेंट को क्या करता है? मॉनिटर करता है, उसका जायजा लेता है। ठीक है ना? तो पाया जाता है सेंसरी रिसेप्टर कहां? एंटीना पे। ठीक है। और जो एंटीरियर एंड होता है हेड का, वो माउथ पार्ट रखता है। और कॉकरोच का माउथ पार्ट कैसा है? बाइटिंग एंड च्यूइंग पार्ट। ठीक है। तो किसी भी फूड सब्सटेंस को वो क्या कर सकता है? एक बाइट ले सकता है और फिर उसको क्या करेगा? बिल्कुल चबाएगा, है ना? जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, फूड पार्टिकल का एक बाइट कर सकते हैं और उसको फिर क्या कर सकते हैं? ग्राइंड कर सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर ये है बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। क्या है? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट। इसका टिक्का लीजिएगा, कैसा माउथ पार्ट है? कैसा माउथ पार्ट है? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट है इसका। ओके, माउथ पार्ट को देखते हैं। यह है यहां पे लैब्रम। लैब्रम को बोला जाता है अपर लिप। लेबियम को बोला जाता है लोअर लिप। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? माउथ पार्ट्स पढ़ रहे हैं। किसके माउथ पार्ट्स पढ़ रहे हैं? कॉकरोच के। तो लेबियम को क्या कहा जाता है? अपर लिप। मैचिंग कॉलम में भी सवाल देता है, याद रखिएगा। लेबियम को क्या बोला जाता है? दोबारा सुनो, लैब्रम को क्या कहा जाता है? अपर। यही सवाल है। ओके। और लेबियम को क्या बोला जाता है? लोअर लिप। ओके। मैंडिबल को कंपेयर किया जाता है किससे? जबड़े से, है ना? और मैंडिबल में आप देखेंगे दो पार्ट है। एक जो है वो इंसाइजिंग पोर्शन है, ठीक है, इंसाइजर। तो इंसाइजर का काम क्या है? बाइट करना। ठीक है। तो एक है इसका ये वाला पार्ट, जिसमें आपको सा टूथ पैटर्न दिख रहा होगा, ऐसे आरी जैसे कुछ। ये वाला पोर्शन जो सा टूथ पैटर्न है, कौन सा? सा टूथ पैटर्न, ये जो दिख रहा है। तो इस पे क्या है? ये इंसाइजिंग रीजन है। लेकिन जो पीछे वाला पोर्शन है, ये क्या है? ग्राइंडिंग है। तो याद रखना कि कौन सा माउथ पार्ट है जिसको जबड़े से कंपेयर किया जाता है? मैंडिबल को।
कौन सा माउथ पार्ट है जिसको अपर लिप से कंपेयर किया जाता है? कौन सा माउथ पार्ट है जिसको लोअर लिप से कंपेयर किया जाता है? ओके, अगला। और कौन सा माउथ पार्ट है जिसको टंग से कंपेयर किया जाता है? हाइपोफैरिंक्स। और उससे भी इंपॉर्टेंट सवाल, कौन सा माउथ पार्ट जो है वो पैर की तरह, जो काकरोच की पैर की तरह दिखता है, तो काकरोच के पैर की तरह दिखने वाला माउथ पार्ट कौन सा है? हाँ, चलो ठीक, ठीक है, चले। तो किसको अपर लिप? हाँ, टोटल कितने माउथ पार्ट हैं? एक लेब्रम, एक लेबियम, एक हाइपोफैरिंक्स, एक पेयर मैंडिबल और एक पेयर मैक्सिला। कितने? 7 पार्ट, 7 पार्ट, है ना? तो किसको टंग से कंपेयर करोगे बताओ? किसको? ओके, हाँ, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, आप समझ गए क्या है? ये कंपाउंड आई है। उसके आगे क्या है? ओसिलस है। ओसिलस को बोला जाता है लिटिल आई। क्या बोला जाता है? लिटिल आई बोला जाता है। ये क्या है? हाँ? ये एंटीना है। सेगमेंटेड है कि अनसेगमेंटेड है? हाँ, मेनी सेगमेंटेड, ठीक है ना, बहुत सेगमेंट है। ओके, ये वाला जो पोर्शन है ये मैंडिबल के लिए है, ये जो है किसके लिए है? लैब्रम के लिए है। ये जो है लेबियम का पार्ट है, और ये जो है ये मैक्सिला वाला पार्ट दिखा है। ठीक है, तो ये फोटो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। ठीक, ओके। तो माउथ पार्ट, लैब्रम, अपर लिप, एक पेयर मैंडिबल जिसको जा से कंपेयर, एक पेयर मैक्सिली है ना, और एक क्या है? टोटल 7 हो जाए। ठीक, ए मीडियम फ्लेक्सिबल लोब एक्टिंग एज टंग। टंग से किसको कंपेयर करते हैं यार बताओ? हाइपोफैरिंग। ओके, थोरेक्स पे आ जाओ। थोरेक्स के 3 पार्ट होते हैं, क्या क्या कहलाता है? प्रोथोरेक्स, मेजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। ठीक, तो हेड इज कनेक्टेड विद द थोरेक्स बाय ए शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरेक्स नोन एज द नेक, है ना? तो नेक को यहाँ अलग से कोई बॉडी पार्ट नहीं है। ये जो पहला सेगमेंट है थोरैक्स का, जिसका क्या नाम है? प्रोथोरैक्स नाम है, उसी का एक्सटेंशन है बस। क्या? इस वजह से शुरू में हमने ये नहीं कहा कि इसके 4 पार्ट हैं बॉडी में, हेड, नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन। हमने नहीं कहा, क्या कहा हमने? हेड है, थोरैक्स है और एब्डोमेन है। चलिए, इस थोरैसिक सेगमेंट बियर ए पेयर ऑफ वॉकिंग लेग। तो बताओ यार, अगर 3 सेगमेंट है थोरैक्स में, और हर एक थोरैक्स का जो सेगमेंट है एक पेयर लेग को रखेगा, तो एक पेयर प्रोथोरैक्स रखेगा, एक पेयर मीजोथोरैक्स रखेगा, एक पेयर मेटाथोरैक्स रखेगा। टोटल कितने पेयर हो गए? हाँ, 3 पेयर। 3 पेयर मतलब 6 पेयर। 6 पेयर हो गए। इसी वजह से इंसेक्टा, इंसेक्टा क्लास का एक और क्या नाम है? हेक्सापोडा नाम। कितने पैर है इसके? 6 पैर। तो क्या बोला जाएगा? हेक्सापोडा कहा जाएगा। तो इंसेक्टा का एक नाम और क्या है? हेक्सापोडा नाम है। ठीक है, चलिए, तो इसको आप ध्यान से देखिए। हर एक थोरैसिक सेगमेंट एक पेयर वॉकिंग लेग को रखता है। ठीक, चलिए, तो अब देखिए, अगर एक पेयर वॉकिंग लेग रख रहा है ये, तो टोटल कितने हो गए? कितने? 3 पेयर, दैट मीन 6। इसी वजह से हेक्सापोडा है ये, इंसेक्टा है, हेक्सापोडा। ओके, इसके अलावा तो हमने लेग देखा, हर एक थोरैसिक सेगमेंट से निकला है। प्रोथोरैक्स से भी एक पेयर, मीजोथोरैक्स से भी एक पेयर, और मेटाथोरैक्स से भी एक पेयर। ओके, अब बिंग की बात आएगी। तो पहला पेयर जो बिंग है वो एराइज हो रहा है कहां से? मीजोथोरैक्स से। और दूसरा पेयर कहां से? चलो, जो मीजोथोरैसिक बिंग है, जिसको क्या बोला जाता है? फोर बिंग बोला जाता है।
जिसको और क्या बोला जाता है, जिसको टेगमाइना कहा जाता है, ये ओपेक है। ठीक है, क्या होता है ओपेक? ठीक है, अपारदर्शी। ठीक है ना, तो ओपेक है, डार्क है और लेदरी है, जो हाइंड विंग को कवर करता है कब? रेस्ट के दौरान। तो कहने का मतलब जो मीजोथोरैसिक विंग है वो इसको उड़ने में सहायता नहीं करता। पहली बात तो ये ज्यादा उड़ता ही नहीं। उड़ता कब है? जब बात जान पे आती है तब, जब खतरा होता है तब उड़ता है, नहीं तो ये दौड़ता है। ठीक है ना, आपने काकरोच जरूर दौड़ाया होगा चप्पल लेके। ठीक है, चलिए, तो भागता है बहुत तेजी, लेकिन जैसे ही आप चप्पल मारेंगे तो हो सकता है कि उड़ जाए कुछ। तब जान पे बात आएगी तो क्या करेगा? तब उड़ेगा। तो उड़ेगा किससे? मीजोथोरैसिक विंग से नहीं उड़ेगा। उड़ने के लिए कौन सा विंग यूज करेगा? ये हाइंड वाला। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से सवाल आता है। तो याद रखना, जो मीजोथोरैसिक विंग है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है टेगमाइना। इसको बोला जाता है फोर विंग, या इसको देखो, इसको और क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है विंग कवर, क्योंकि हाइंड विंग को ये कवर कर रहा है, विंग कवर कहा जाता है। और इसका एक और नाम है ना, बोला जाता है इलेक्ट्रा। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रा भी कहा जाता है। क्या क्या नाम है? क्या क्या नाम बताइए? हाँ, क्या क्या नाम है? फोर विंग कहा जा रहा है, विंग कवर कहा जा रहा है, टेगमाइना कहा जा रहा है, इलेक्ट्रा कहा जा रहा है। कैसा है ये? ओपेक है, लेदरी है। हाँ, और क्या क्या है बताइए? ओपेक है, लेदरी है, डार्क है। ठीक है, ओके। अब आओ, जो मेटाथोरेसिक जो विंग है ना, वही तो हाइंड विंग है। वो देखो, वो कैसा है? ट्रांसपेरेंट है, वो मेम्ब्रेनस है, और इसी की सहायता से उड़ेगा कब? डेंजर के दौरान, जब इसको खतरा होगा तब। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने देखा थोरैक्स में 3 सेगमेंट है। कौन से हैं बताओ? प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। लेग कहां पाए जाते हैं? तीनों सेगमेंट में एक एक पेयर पाए जाएंगे। विंग कहां पाया जाएगा? हाँ, प्रो में और मीजो में। प्रो में और मेटा में। मीजोथोरैक्स में और मेटाथोरैक्स में। कौन वाला मेम्ब्रेनस है? मीजोथोरैसिक की मेटाथोरैसिक? उड़ने में कौन सहायता करता है? मीजोथोरैसिक की मेटाथोरैसिक? किसको टेगमाइना कहा जाता है? हाँ, ठीक है। कौन ऑप्टिक डार्क एंड लेदरी है? कौन ट्रांसपेरेंट एंड मेम्ब्रेनस है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट सवाल। आगे आइए, और अब बात करने वाले हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एब्डोमेन में कितने सेगमेंट हैं? 10 सेगमेंट। हम एडल्ट कॉकरोच की बात कर रहे हैं, 10 सेगमेंट होगा ना। अगर एम्ब्रियो होता तो 11 होते, वैसे 10 सेगमेंट। अब ध्यान से सुनिए बातें। फीमेल्स में 7वां स्टर्नम कैसा है? फोर्थ से। व्हाट इज स्टर्नम? डॉर्सल प्लेट की वेंट्रल प्लेट? हाँ, वेंट्रल, बिल्कुल। तो 7वां जो वेंट्रल प्लेट है वो कैसा है? बोट शेप। ठीक। अब 7वां जो बोट शेप है उसको, और उसके साथ में ये देखिए, जो 8वां और 9वां स्टर्ना है, तो 7वां, 8वां और 9वां जो स्टर्नाइट है, जो वेंट्रल प्लेट है, वो मिल करके क्या बनाते हैं? फीमेल जेनाइटल पाउच या ब्रॉड जेनाइटल पाउच बनाते हैं। ठीक है, तो जेनाइटल पाउच कैसे बनता है? कौन सा स्टर्ना बना रहा है? 7वां, 8वां और 9वां स्टर्ना। ठीक है ना, चलिए ध्यान से सुनिए। अगर आप इस जेनाइटल पाउच को देखेंगे तो उसके इंटीरियर पार्ट में क्या होता है? फीमेल गोनोपोर। ठीक है ना, तो फीमेल गोनोपोर होता है। ठीक। इसके अलावा क्या होता है? इस पर मैथिकी का पोर होता है, और इसके अलावा क्या होता है? कोलेट्रल ग्लैंड होता है।
तो बताओ, जो फीमेल जेनाइटल पाउच है या जो ब्रूड जेनाइटल पाउच है, उसके एंटीरियर पार्ट में क्या क्या है? फीमेल गोनोपोर कहने का मतलब समझ रहा है ना? फीमेल गोनोपोर कहने का मतलब क्या हुआ? फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है उसका पोर काकरोच में, तो वो हो गया फीमेल गोनोपोर। और क्या है? स्पर्मेटिकी का पोर है। और क्या है? कोलेट्रल ग्लैंड। क्लियर है? तो फीमेल जेनाइटल पाउच कौन बनाया है? 7वां, 8वां और 9वां स्टर्ना, भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन सा बोर्ड शेप है? 7वां स्टर्ना। ठीक है, ओके। अब देखिए, जब मेल जेनाइटल पाउच की बात आएगी, अभी तो फीमेल जेनाइटल पाउच की बात हुई है ना? तो क्या आपने कहा? कहा 7वां, 8वां और 9वां स्टर्ना कहा। अब मेल जेनाइटल पाउच की जब बारी आएगी, सवाल यही है, ध्यान से सुनना। ये कैसे बाउंडेड है? ये किससे घिरा हुआ है? 9वां और 10वां टर्गा है। 9वां 10वां टर्गा है और 9वां टर्ना है। तो कहने का मतलब 9वां टर्गा है, 9वां स्टर्ना है, और साथ में 10वां टर्गा भी है। तो 9वें सेगमेंट का स्टर्ना और टर्गा दोनों है, और 10वें सेगमेंट का टर्गा है। क्या बनाता है? मेल जेनाइटल। ठीक है, ओके। इसके डॉर्सल इन पे क्या होगा? एनस होगा। और वेंट्रल में आपको क्या दिखेगा? मेल जेनाइटल पोर, या मेल जेनाइटल पोर के साथ साथ गोनापोफाइसिस भी। ठीक है, ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है यार, याद रखना। तो यहाँ पे क्या कहा? 7वां, 8वां, 9वां स्टर्ना कहा। यहाँ क्या कहा? 9वां 10वां टर्गा और 9वां स्टर्ना। टर्गा कहने का मतलब होता है डॉर्सल प्लेट, स्टर्ना कहने का मतलब होता है वेंट्रल प्लेट। हाँ, यहाँ देखिए, मेल एक पेयर साथ ग्रिड लाइक एनल स्टाइल को रखता है, जो कि अब्सेंट होता है किन में? फीमेल्स में। एनल स्टाइल फीमेल्स में अब्सेंट होता है। ठीक, फिलहाल ये तो कहाँ होता है? ये 9वें सेगमेंट से निकलता है। कहां से? 9वें सेगमेंट। जबकि 10वें सेगमेंट से एराइज होने वाला एक पेयर स्ट्रक्चर है, जिसे क्या बोला जाता है? एनल सर्साई। ये मेल में भी पाया जाता है और फीमेल्स में भी पाया, मेल्स में भी पाया जा रहा है और फीमेल्स में भी पाया जा रहा है। तो एनल स्टाइल कहां पाया जाता है? मेल्स में पाया जाता है, जबकि एनल सर्साई मेल में भी पाया जाता है और फीमेल में भी पाया जाता है। मेल में पाया जाता है और फीमेल। हाँ, ये देखो, यहाँ इस फोटो में देखना जरा, ये आपको दिख रहा है कंपाउंड आई है, तो आगे नुमा एंटीना। ठीक है, इसके बाद से ये है प्रोथोरेक्स, फिजोथोरेक्स और या मेटाथोरेक्स। ठीक है ना? यहाँ देखिए जरा, ये विंग का अटैचमेंट के प्रोनोटम से नहीं, कहां से होना चाहिए था? मीजोथोरैक्सिक है। ये कैसा विंग है? ये मीजोथोरैक्सिक है, मीजोथोरैक्स से जुड़ा होना चाहिए। तो मीजोथोरैक्स से जुड़ा हुआ जो विंग है वो क्या बोला जाएगा? टेगमाइना। और क्या बोला जाता है? इलिट्रा या विंग कवर। ठीक है, ये वाला कौन सा विंग है? ये कौन सा है? ये हाइंड विंग है। यही कैसा है? ट्रांसपेरेंट है और मेम्ब्रेनस है। ठीक है, ओके।
अब लेग की बात करो, प्रोथोरेसिक लेग, मीजोथोरेसिक और मेटाथोरेसिक, ये हो गए सारे पार्ट आपको दिखा। ये एब्डोमेन वाले सेगमेंट्स हैं, ठीक है। ये है एनल सर्साई और ये दोनों में पाया जाता है। और कहां से है ये 10वें सेगमेंट से निकल, ठीक है। जबकि ये एनल स्टाइल 9 सेगमेंट से अराइज होता है। एनल सर्साई 1 पेयर है, देखो दोनों दिख भी रहा है। ये इधर भी होगा, एनल स्टाइल भी क्या है 1 पेयर है, लेकिन किस सेगमेंट से? 9 से। ये एनल सर्साई मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। एनल स्टाइल सिर्फ और सिर्फ कहां पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ मेल्स में पाया जाता है। तो एक पेयर एनल स्टाइल कहां से एराइज होता है? 9 सेगमेंट से होता है। कहां पाया जाता है? मेल्स में पाया जाता है। और एक पेयर एनल सर्साई एराइज होता है कहां से? 10वें सेगमेंट से। ये कहां पाया जाता है? ठीक है। तो एनल स्टाइल मेल में कि फीमेल में? हाँ, ज्यादा स्टाइलिश कौन है, मेल की फीमेल? हाँ, ज्यादा स्टाइलिश कौन होते हैं? मेल होते हैं। बाल नहीं देखा क्या कभी कभी ऐसे खड़ा रहता है, इधर से रहता ही नहीं है पूरा, ठीक है ना। मेल ज्यादा स्टाइलिश है। तो एनल स्टाइल कहाँ होगा? मेल में होगा। कहाँ होगा? मेल्स में होगा, ठीक है ना। चले, ओके। और एक बात और, जैसे सर्कस की बात करो, सर्कस कभी गए हो? सर्कस सर्कस नहीं देखा है? कभी नहीं गए? गया हो ना। तो सर्कस में मेल रहते हैं कि फीमेल रहते हैं? दोनों लोग रहते हैं, दोनों रहते हैं ना। तो एनल सरसाई मतलब एनल सर्कस, तो ये दोनों में पाया जाएगा। तो एनल सरसाई दोनों में पाया जाएगा, ठीक है ना। एनल सरसाई दोनों में पाया जाएगा, ओके। और जबकि एनल स्टाइल सिर्फ मेल से पाया जाएगा। सेगमेंट याद रखना है, सरसाई का 10 और स्टाइल का 9वां होगा, ठीक है, 9। ठीक, चले ये सारे पार्ट दिखा दिया है इस फोटो में। ओके, अब आ जाइए और बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की 3 पार्ट, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। तो माउथ जो है वो ओपन होता है एक छोटे से ट्यूबुलर फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स आगे कंटिन्यू होगा किसमें? इसोफेगस। इसोफेगस ओपन होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे क्या बोला जाता है? जिसे बोला जाता है क्रॉप। क्या बोला जाता है? क्रॉप बोला, ठीक है। तो बताओ कहां से शुरू किया था? माउथ कहां से ओपन होगा? फेरिंग्स में। कहां ओपन होगा? फेरिंग्स। फेरिंग्स आगे कंटिन्यू होगा कैसे? इसोफेगस। इसोफेगस एक चैम्बर में खुलेगा, उसे क्या बोला जाएगा? क्रॉप बोला जाएगा। क्रॉप कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टमक होता है, क्रॉप स्टमक के जैसे है। तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस बताना रहेगा। माउथ कहां खुलेगा? हाँ, फेरिंग। फेरिंग कहां खुलेगा? इसोफेगस। कहां खुलेगा? इसोफेगस, ठीक है ना। और इसोफेगस क्रॉप में। क्रॉप कहां खुलेगा? क्रॉप कहां खुलेगा? गिजर्ड में। कहां खुलेगा? गिजर्ड में खुलेगा। सीक्वेंस अभी आपको बताते हैं दोबारा, ठीक है। चलिए, अब क्रॉप फूड को स्टोर करेगा। क्रॉप के बाद क्या आता है? गिजर्ड। गिजर्ड का दूसरा नाम प्रोवेंटिकुलर, ठीक है। अगर आप गिजर्ड को देखेंगे तो बाहर जो आउटर लेयर गिजर्ड का बना था किसका होता है? थिक सर्कुलर मसल का होता है। किसका होता है? थिक सर्कुलर मसल का होता है, ठीक है। और अगर आप अंदर की साइड में देखेंगे तो काइटिन के बने हुए क्या होते हैं? टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। नंबर कितना है? 6। तो बाहर किसका बना हुआ है? गिजर्ड। दोबारा पढ़ो, गिजर्ड किसका बना है बाहर? थिक सर्कुलर मसल लेयर है। लेकिन जब गिजर्ड को अंदर से देखोगे तो कैसा दिखेगा? हाँ, बताओ कैसा दिखेगा भाई? काइटिन के बने हुए टीथ हैं, कितने? 6। ओके, गिजर्ड किसमें हेल्प करेगा?
ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल। अब पूरा का पूरा फोरगट किससे लाइंड है, बॉक्स बनाइए और हाईलाइट करिए। इंटायर संपूर्ण जो फोरगट है वो किससे लाइंड है, क्यूटिकल से लाइंड है। ओके, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बताने जा रहे हैं, जहां पे फोरगट और मिडगट मिलता है वहां पे 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स हैं, और इन ट्यूब्यूल का क्या नाम है, हेपेटिक या गैस्ट्रिक सीका नाम है। ऐसा माना जाता है कि इनका योगदान किसमें है, पाचन में, डाइजेशन में इनका योगदान माना जाता है। इसको बॉक्स में बंद करो। ठीक है, क्या नंबर बताया, कितना नंबर बताया। ठीक है, गिजार्ड में तीत का नंबर कितना बताया। हाँ, तो गिजर्ड में काइटिन के बने हुए तीत का नंबर कितना है। ठीक है, और हिपैटिक सीका का क्या कितना नंबर है। हेपेटिक सीका का दूसरा नाम क्या है, काम क्या है, लोकेशन क्या है। जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, फोरगट एंड मिडगट। हाँ, ओके, तो फोरगट एंड मिडगट के जंक्शन पे है। आगे आओ, मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे भी एक और फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, कलर्ड है, जिनका नंबर कितना है, कितना है, 100 से 100 क्या नाम है इनका, मेलपिजियन ट्यूब्यूल। तो फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे क्या पाया जाता है, फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे क्या पाया जाता है, और मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे क्या पाया जाता है। गैस्ट्रिक सिका का कितना नंबर है, मेलपिजियन ट्यूब्यूल का क्या नंबर है, गैस्ट्रिक सिका का क्या काम है, क्या काम है, डाइजेशन में हेल्प करना। और मेलपिजियन ट्यूब्यूल का क्या काम है, एक्सक्रीशन, क्या काम है, एक्सक्रीशन का कार्य है। ठीक है, गिजार्ड का क्या काम है, और क्राफ्ट का क्या काम है, स्टोरेज, है ना। ये हेल्प करता है रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम द हीमोलिस। हाइंड गट ब्रॉडर है मिड गट से, और हाइंड गट के 3 पार्ट हैं, इलियम, कोलन एंड रेक्टम। याद रखिएगा, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में इलियम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, कंफ्यूज नहीं होना। या हाइंड गट के 3 पार्ट हैं, ICR, व्हाट इज आई, इलियम, C फॉर कोलन, R फॉर रेक्टम, रेक्टम बॉडी सरफेस पे ओपन।
ठीक है, तो पार्ट आपको बताना है, बता लोगे? ठीक है, तो माउस से शुरू करो और तो आप एरो लगाते लगाते ये आखिरी पार्ट तक आइए, रेक्टम से एनस तक आइए। लिखो लिखो, माउथ, फिर एक एरो, कहां खुलेगा? फायरिंग कहां खुलेगा? इसोफेगस, इसोफेगस कहां खुलेगा? क्राफ, क्राफ कहां खुलेगा? गिजर्ड, गिजर्ड के बाद हाँ? कहां तक का पोर्शन फोर गट माना जाएगा? गिजर्ड तक का पार्ट जो है वो क्या है? फोर गट है। उसके बाद क्या आ जाएगा? मिड गट या मिजेंट्रान आ जाएगा, उसके बाद से हाइंड गट। तो कहां तक लिखा अभी? कहां तक पहुंचे? मैं नहीं नोट करूंगा, तुम लोग। ठीक है, तो क्या लिखा? हेड लिखा, मतलब माउथ, उसके बाद से फायरिंग, फायरिंग से बाद से इसोफेगस, क्राफ, गिजर्ड, गिजर्ड के बाद से लिखो कौन सा पार्ट है? हिपैटिक सीका नहीं भाई, कौन सा पार्ट आएगा? मिड गट आ जाएगा, मिड गट। मिड गट के बाद जो हाइंड गट के पार्ट आ रहे हैं उनके नाम लिखना। क्या क्या आएगा? पहले इलियम आएगा, तो मिड गट के बाद एरो दो, लिखो इलियम। के बाद कोलन, उसके बाद से रेक्टम, रेक्टम के बाद से एनस। ठीक है ना? तो ये है करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, चलिए। हाँ, यहाँ इसी फोटो पे चलिए, क्राफ्ट का काम बताइए। इसी फोटो पे क्राफ्ट का काम बताइए। स्टोरेज। गिजर्ड का काम बताइए। ग्राइंडिंग। हिपैटिक सीका का काम बताइए। डाइजेशन। और मल्पीजियन ट्यूब्यूल का काम बताइए। क्या होगा? सर क्या इसके अलावा देखिए और क्या पाया जा रहा है? सैलिवरी ग्लैंड पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? सैलिवरी ग्लैंड भी पाया जा रहा है, सैलिवरी ग्लैंड भी पाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। फीमेल जेनाइटल पाउच कौन बनाया है? कौन बनाया है फीमेल जेनाइटल पाउच? नहीं बताओगे क्या? सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, सातवां, आठवां, नौवां टर्गा, हाँ टर्ना। और मेल जेनाइटल पाउच कौन बनाया? नौवां, दसवां एक्टर्ना, नौवां टर्गा, नौवां, दसवां टर्गा, नौवां टर्ना। ओके। मल्पेजन टेबल का नंबर, हिपैटिक सीका का नंबर, हाँ कैसे? ठीक है, गिजर्ड में कार्टिन के बने हुए टीथ का नंबर। चलिए, इनवर्टिब्रेट है काकरोच, तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। इनवर्टिब्रेट में क्लोज होना चाहिए। कब ये बात हमने बताई थी आपसे? इनवर्टिब्रेट में क्या होना चाहिए? तो कैसा है? ओपन है। ठीक है, चले। हाँ, अब यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि ब्लड वेसल जो है पुअरली डेवलप होते हैं, और ये ब्लड इस वजह से जाके एक स्पेस में खुल जाता है। तो यहाँ पे ब्लड वेसल वेल डेवलप, मतलब ब्लड वेसल का नेटवर्क नहीं होता है, तो ब्लड हमेशा ब्लड वेसल में नहीं फ्लो होता। ठीक है, लार्जर वेसल जो है वो सीधे ले जाके उसको कहाँ खोल देते हैं? ओपन स्पेस में खोल देते हैं। ठीक है, विसरल आर्गन, विसरल आर्गन इसी हीमोसील में पाए जाते हैं, और ऐसा मानिए कि वो ब्लड में नहा रहे होते हैं जो विसरल आर्गन, और हम लोगों के जो विसरल आर्गन्स वो ब्लड में नहा नहीं रहे होते हैं। उनमें, उन विसरल आर्गन्स के अंदर क्या है? हाँ, ब्लड वेसल्स है ना, आर्टरी है, वेन है, और
उन ऑर्गन्स में जाने के बाद से आर्टरी फाइन ब्रांचेज बना लेती है जिनको कैपिलरी कहा जाता है। और हाँ, ब्लड कभी भी ब्लड वेसल से बाहर नहीं बहता है। अगर जब कभी भी ब्लड वेसल से बाहर बहने लगेगा ना तो हेमरेज हो जाएगा। क्या बोला जाता है? हेमरेज बोला जाता है ना। चल, अगर स्किन में ही स्किन के जो ब्लड कैपिलरी है, जो ब्लड वेसल है, वहां से ब्लड बाहर आ जाए ना तो रैसेज बन जाएंगे, लाल कलर के चकत्ते बन जाएंगे, तो हेमरेज होता, हेमरेज टर्म होता है। बहुत कॉमन ब्रेन हेमरेज आपने नाम। तो वहां से क्या है, ब्लड जो ब्लड वेसल में बह रहा था किसी कारणवश से क्या है, वो ब्लड ओपन स्पेस में आ गया। जहां आ जाएगा वहां क्या बन जाएगा, क्लॉट बन जाएगा। वो आसपास का पूरा एरिया क्या है, अफेक्ट कर जाएगा। और बताओ, अगर ब्रेन में किसी पार्ट में क्लॉट बन जाएगा तो ब्रेन का वो पार्ट काम करना बंद कर देगा, है ना। तो इसी से पूरे बॉडी की एक्टिविटी जुड़ी हुई है, ठीक है। तो सारे फंक्शन का लॉस होने लगेगा धीरे धीरे। चलिए, तो हीमोलिम्फ, हाँ देखो, जो ब्लड है इसका क्या नाम दिया जा रहा है, हीमोलिम्फ कहा जा रहा है ब्लड को। एक कलरलेस प्लाज्मा है और हीमोसाइट है। ठीक कर लो इसको, किसका बना हुआ है, कलरलेस प्लाज्मा का और हीमोसाइट का। क्यों कलरलेस है, क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं है ना, हीमोग्लोबिन नहीं है। काकरोच का हार्ट जो है वो इलांगेटेड मस्कुलर ट्यूब का बना हुआ है, ठीक, और जो कि थोरैक्स से लेके एब्डोमेन तक फैला हुआ, ठीक है। कितने हार्ट होते हैं काकरोच में, 13 होते हैं, ठीक है। अपने पास कितना हार्ट है, देखिए, काकरोच के पास, हाँ, उसके पास भी एक ही है ना। एक है लेकिन उसमें 13 चैम्बर। कितने चैम्बर हैं, 13 चैम्बर वाला एक हार्ट है उसके पास। और हम लोगों के पास 4 चैम्बर वाला एक हार्ट है। तो हार्ट का नंबर काकरोच में और हम में एक है। अर्थवर्म में कितने हार्ट हैं, अर्थवर्म में कितने हार्ट होते हैं, 8, 4 पेयर होते हैं। कितने होते हैं, 4 पेयर हार्ट होते हैं केचुए में, ठीक है। चलिए फिलहाल यहाँ हाँ, ये नोट करना, एक ट्यूबुलर हार्ट है, 13 चैम्बर है, 12 पेयर एलरी मसल है। तो एलरी मसल किससे जुड़ी हुई है, रेस्पिरेशन की, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम से, किससे, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम से जुड़ी हुई है एलरी मसल, याद रखना, ठीक है। एनसीईआरटी में 12 पेयर एलरी मसल जो है वो बनी हुई है। हम लोग सीपीएमटी के लिए पढ़ते थे तो 13 पेयर हम लोग पढ़ते थे। अभी यहाँ पे आंसर 12 पेयर होगा, इसमें साफ साफ बना हुआ है 12 पेयर एलरी मसल दिख रही है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमारा आंसर है 12 पेयर। किसमें हेल्प कर देंगे, सर्कुलेशन, है ना, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। तो एक ट्यूबुलर हार्ट है, 13 चैम्बर है उसमें, क्या, और 12 पेयर एलरी मसल है, ठीक। हर एक चैम्बर में एक पेयर छोटे छोटे पोर होते हैं, क्या बोला जाता है, ऑस्टिया। तो एक पेयर में, हर एक चैम्बर में, सॉरी, हर एक चैम्बर में एक पेयर ऑस्टिया पाया जाता है। तो नोट करना, एक ट्यूबुलर हार्ट, 13 चैम्बर, 12 पेयर एलरी मसल, और एक चैम्बर में एक पेयर।
क्या नोट करना था? ठीक है, क्या लिखा हुआ था? लिखा था 1 हार्ट, फिर एरो था 13 चैम्बर, फिर नीचे था 12 पेयर एलरी मसल, और जहां पे चैम्बर लिखा था वहां से एक एरो था, लिखा था ईच चैम्बर कंटेन्स 1 पेयर ऑस्टिया। ईच चैम्बर कंटेन्स 1 पेयर ऑस्टिया। एक पेयर ऑस्टिया हर एक चैम्बर में। क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम की आप बात करोगे तो क्या पाया जाता है? नेटवर्क का ट्रैकियल ट्यूब्यूल, नेटवर्क का ट्रैकिया पाया जाता है। ठीक है, और ये पूरा जो ट्रैकियल ट्यूब्यूल का नेटवर्क है वो बॉडी सरफेस पे खुलता है, किसकी सहायता से? 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल, जिन्हें क्या बोला जाता है? स्पार्कल। तो पूरे बॉडी पे कितने पेयर स्पार्कल्स हैं? 10 पेयर। ये किसके किसके पोर हैं जो बॉडी सरफेस पे खुल रहे हैं? ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स के। किसके? ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स के। ठीक है, और ये स्पार्कल्स कहां पाए जाते हैं? बॉडी के लेटरल साइड पे। कहां पाए जाते हैं? बॉडी के लेटरल साइड पे पाए जाते हैं। चलिए, अब आपको यह बात समझ में आएगी कि आखिर जब रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है हीमोग्लोबिन में, तब भी कैसे गैसेस का एक्सचेंज हो जा रहा है, इसको जरा हम लोग समझते हैं। ये है टिश्यू। देखना, फ्लूइड का कोई कार्य नहीं आएगा यहाँ। ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए हमें हीमोलिम्फ की रिक्वायरमेंट नहीं है ना? यह है स्पार्कल, और यहां से एयर यहां पे आया, और यह है क्या? टिश्यू। तो टिश्यू पे जब मेटाबॉलिज्म हुआ होगा तो यहाँ पे CO2 का लेवल क्या होगा? ज्यादा रहा होगा। ठीक है, ओके। और जो एयर यहाँ आया वहां CO2 कम रहा होगा, तो CO2 किधर चला गया? इधर। जो एयर यहाँ पे पहुंचा है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है और यहाँ ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन कहाँ चला गया? टिश्यू में। तो गैसेस का एक्सचेंज जो है वो कहाँ हो रहा है? ब्लड में नहीं हो रहा, हीमोलिम्फ में नहीं हो रहा, कहाँ हो जा रहा है? टिश्यू के लेवल पे हो जा रहा है और ट्रैकियल ट्यूब्यूल से हो जा रहा है। इसी वजह से यहाँ पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट का कोई कार्य नहीं है। इसी वजह से इसका ब्लड जो है वो कैसा है? कलरलेस है। जबकि अर्थवर्म में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इस वजह से अर्थवर्म के ब्लड का कलर क्या है? रेड है। बस अंतर यह है कि वहां हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में डिजॉल्व है और हम लोगों के शरीर में हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि थिन ब्रांचिंग ट्यूब, ट्रैकियल ट्यूब्स, जो कि डिवाइड होकर ट्रैक्यूल्स बना लेता है, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, एयर से सभी पार्ट में। जो स्पार्कल की ओपनिंग होती है वो किसकी सहायता से रेगुलेट होती है? स्फिंक्टर की सहायता से ओपन और क्लोज होते रहते हैं। ओके, और एक्सचेंज जो गैसेज का होगा वो किसके द्वारा होगा? ये ब्रांचेज क्या बोले जा रहे हैं? ट्रैक्यूल्स बोले जा रहे हैं। और किस विधि से होगा? डिफ्यूजन। चलिए, अगर आप एक्सक्रीशन की बात करोगे तो एक्सक्रीशन किससे होगा? मल्पिजन ट्यूब्यूल से होगा। और ये जो ट्यूब्यूल्स है ये किससे लाइंड है? ग्लैंडुलर और सिलिएटेड सेल से लाइंड है। ये मैल्पिजन ट्यूब्यूल जिसका नंबर 100 से 150, ये क्या करते हैं? ये हीमोलिम्फ से एब्जॉर्ब कर लेते हैं किसको? नाइट्रोजनस वेस्ट को। ठीक है, जो भी वहां पे नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बना होगा, अमोनिया, यूरिया, जो कुछ भी बना है, और जब उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीमोलिम्फ से, तो उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। और यही यूरिक एसिड कहां से एक्सक्रीट आउट होता है?
हाइंड गट से, कहां से? उनके हाइंड गट से एक्सक्रीट आउट होता है। तो बताओ, जब ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट कर रहा है तो इसको क्या बोलोगे? यूरिकोटेलिक कहा जाएगा। तो कॉकरोच क्या है? यूरिकोटेलिक। फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, दोबारा आएगा। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट क्या होते हैं? यूरिकोटेलिक होते हैं। तो ये भी क्या है? यूरिकोटेलिक ही है। चलिए, मल्पीजियन ट्यूब्यूल के अलावा और कौन से इसके बॉडी पार्ट हैं जो एक्सक्रीजन में हेल्प करते हैं? तो नंबर दीजिए, क्या क्या? फैट बॉडी एक, दूसरा क्या है? नेफ्रोसाइट, और तीसरा क्या है? यूरिकोज ग्लैंड। तो बताओ, कुल मिला के कितने एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गए इसके? मल्पीजियन ट्यूब्यूल तो है ही, इसके अलावा फैट बॉडी है, इसके अलावा नेफ्रोसाइट है, इसके अलावा यूरिकोज ग्लैंड है। ये भी हेल्प करता है क्या? हाँ। चलिए, अब इसके नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। दो तीन सवाल है, बस देख लो जल्दी से इसमें। तो एक पार्ट है सेगमेंटली आरेंड गैंग्लिया, जो कि लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव के पेयर से जुड़ा हुआ है। कहां? वेंट्रल साइड पे। सवाल अपना ये कि थोरैक्स में कितने गैंग्लिया हैं और एब्डोमेन में कितने, को हाईलाइट कर लेना और इंपॉर्टेंट मार्क। तो 3 गैंग्लिया थोरैक्स में है और 6 गैंग्लिया एब्डोमेन में। ठीक है, नर्वस सिस्टम पूरे शरीर में ये फैला हुआ है। अच्छा, आपको मालूम है ना कि इनवर्टिब्रेट में नर्वस सिस्टम कैसा होता है? डबल, सॉलिड और वेंट्रल। बता लिया है ये बात। डबल होता है, सॉलिड होता है और वेंट्रल। देखो क्या बोल रहा है, वेंट्रल साइड पे है, साइड पे होगा ही। ठीक है, ओके। हेड के पास नर्वस सिस्टम का थोड़ा सा ही पार्ट आता है। हेड होल्ड्स ए बिट ऑफ ए, नर्वस सिस्टम का थोड़ा सा हिस्सा उसके हेड वाले पार्ट में आता है। और जबकि मेजर पोर्शन जो है उधर किधर होता है? उसके एब्डोमेन साइड में होता है। जो बेली साइड है उसका, एब्डोमिनल साइड है, उधर होता है मोस्ट ऑफ द पार्ट नर्वस सिस्टम का। हेड वाले हिस्से में थोड़ा पार्ट आता है नर्वस सिस्टम। यही कारण है। देखिए क्या कारण। अगर आप किसी कॉकरोच के सिर को काट के अलग भी कर दें, हाँ, कितना जिंदा रह जाएगा? 1 सप्ताह तक जिंदा रहेगा अगर उसके सिर को काट दिया। क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम का बहुत थोड़ा सा हिस्सा उसके हेड वाले पार्ट में। सिर काट दिया तब भी 1 सप्ताह तक जिंदा रहेगा। ठीक है, बदला लेने के लिए। चलिए, 1 सप्ताह तक जिंदा। आगे आइए। ओके, अगला सवाल बहुत हिट, एक लाइन का सीधा सवाल। कॉकरोच का ब्रेन किसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है? पढ़िए। सब इसोफेजल गैंग्लियन नहीं लिखा है, सब इसोफेजल गैंग्लियन नहीं लिखा, क्या लिखा है? सुप्रा। कहां फंसेंगे? सब इसोफेजल गैंग्लियन से फंस जाएंगे। क्या लिखा है? सही से पढ़िए। सुप्रा इसोफेजल गैंग्लियन, सुप्रा इसोफेजल गैंग्लियन। ठीक कर लीजिएगा। ओके, तो 2 सवाल आपको याद, 3 सवाल याद कराया। कितने गैंग्लिया थोरैक्स में, कितने अब्डोमेन में? नर्वस सिस्टम का थोड़ा सा हिस्सा हेड में आता है, इस वजह से अगर हेड को कट को भी कर दोगे 1 सप्ताह जीवित रहेगा। और ब्रेन जो है रिप्रेजेंट होता है सुप्रा इसोफेजल, ठीक है, जो किसको सप्लाई करता है? एंटनी और कंपाउंड आई। कॉकरोच के सेंस ऑर्गन कौन कौन से हुए? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। जैसे कहेगा इनमें से कौन सा सेंस ऑर्गन या रिसेप्टर नहीं है, मैं आपको बताने जा रहा हूं कौन कौन से हैं रिसेप्टर कॉकरोच के। बताइए कौन कौन से हैं? एंटीना है, ठीक है, आईज है, मैक्सिलरी पल्प है, लेबियल पल्प है, एंड एनल सब्साई। बताओ 5 एग्जांपल कौन से हैं? नंबर दीजिए, 1 2 3 4 5। नंबर दीजिए, 1 2 3 4 5। क्या याद किया हमने कि सेंस ऑर्गन कौन से हैं कॉकरोच के? ये याद किया। ओके, यहां देखिए,
कितने कंपाउंड आई हैं? एक पेयर कंपाउंड आई हैं, मतलब 2 कंपाउंड आई। एक कंपाउंड आई कितने हेक्सागोनल ओमेटिडिया का बना हुआ है? 2000। ठीक है, तो ईच कंपाउंड आई कंटेंस कितना? 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया। तो यह स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है कंपाउंड आई का, क्या नाम है? ओमेटिडियम। कितने हैं? एक में 2। कॉकरोच में पूछेगा तो आंसर कितना है? 4000। याद रखिएगा, सही से पढ़िएगा। कॉकरोच में कह रहा है कि ईच कंपाउंड आई में कह रहा है। अगर ईच कंपाउंड आई में बोलेगा तो कितना होगा आंसर? हाँ, और कॉकरोच में बोलेगा तो सही 4000 हो जाएगा। ठीक है, ओके, ध्यान से सुनिएगा। हाँ। ये अगर इसका एक कंपाउंड आई है तो कितने हेक्सागोनल ओमेटिडिया हैं? बोलो यार कितने? हाँ? 1000 है एक कंपाउंड आई में। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, होगा क्या? इसकी सहायता से कॉकरोच एक ऑब्जेक्ट के कितने इमेज बनेंगे? हाँ, ठीक है। अगर हमें कोई मिरर टूट जाए और कई मिरर टूटा हुआ उसके कई पार्ट हो, अरे हम झांके तो सब में क्या होगा? सब में बनेगा इमेज। एक ही इमेज सब में बनेगा, तो एक ही ऑब्जेक्ट का सेवरल इमेज बन रहा है। कॉकरोच के सामने अगर हम खड़े हो जाएं, उसको एक कंपाउंड आई में हम कितने दिखेंगे? 2000 दिखेंगे, है ना? तो 2000 इमेज बन जाएगा, कॉकरोच में 4000 बन जाएगा। तो एक ही ऑब्जेक्ट के सेवरल इमेज लेता है। ठीक है, चलिए, ऐसे इमेज को क्या बोला जाता है? मोज़ेक कहा जाता है ना? अब एक ही के 4000 बन गए हैं, तो सेंसिटिविटी तो ज्यादा है लेकिन रिजोल्यूशन कम है। तो मोज़ेक विजन की सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, रिजोल्यूशन क्या है? हमें बॉक्स में बंद कर लो, है ना? तो रिजोल्यूशन कम है कि ज्यादा है? हाँ, कम है। क्या है? कम है। ठीक है, जबकि साफ दिखाई देने के लिए रिजोल्यूशन क्या होना चाहिए? ज्यादा होना। ठीक है, तो होंगे क्या? ढेर सारे बन रहे हैं इमेज, छोटे छोटे बन रहे हैं। अच्छा क्या होता, एक ही इमेज बनता लेकिन बड़ा बनता। कैसे बन रहा है? ढेर सारे बन जा रहे हैं इमेज, मतलब एक कंपाउंड आई में 2000 विजन बन जा रहा है, छोटे छोटे बन रहा है ना, बिना मतलब का। कैसा बनना चाहिए था? एक बनना चाहिए था लेकिन बड़ा बनना चाहिए। लेकिन कैसा बन रहा है? मोज़ेक बन रहा है। मोज़ेक का मतलब ज्यादा सेंसिटिव लेकिन रिजोल्यूशन कम। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ऐसे विजन को, मोज़ेक विजन को क्या कहा जाता है? नॉकटर्नल विजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नॉकटर्नल। ठीक है, एक कंपाउंड में कितने ओमेटिडिया? 200। क्या कॉकरोच में कितने? कॉकरोच मोनोसियस की डायोसियस? हाँ? हाँ, यह है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसका। ठीक है, यहाँ पे एक पेयर टेस्टिस पाया जा रहा है। कितना पाया जा रहा है? एक पेयर टेस्टिस।
सेगमेंट बताइए किस सेगमेंट से किस सेगमेंट तक है? 4, 5, 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। कौन सा है? चौथा, पांचवा और छठा एब्डोमिनल सेगमेंट ना। चलिए अब देखिए ये, अब टेस्टिस से क्या एराइज होगा? व्हाट्स द डिफरेंस? ठीक है ना, क्लियर है ना? अब व्हाट्स द डिफरेंस गया और सेमिनल वेसिकल में जुड़ा है। वासा डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल की डक्ट मिलके क्या बना ली है? इजेकुलेटरी डक्ट। और इजेकुलेटरी डक्ट देखना कहां खुल रहा है, क्या नाम है? वेंट्रल फैलोमियर। क्या सीक्वेंस है? टेस्टिस से कौन सा डक्ट निकला है? टेस्टिस से कौन सा डक्ट बाहर निकलता है भाई? ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस बता दिया भाई? क्या होगा? वासा डिफरेंस ही तो होगा। और वो कहां गया? सेमिनल। अब सेमिनल वेसिकल की डक्ट और वासा डिफरेंशिया की डक्ट मिलके क्या बना ली है? कहां खुला? वेंट्रल फैलोमियर। मेल गोनोपोर कहां खुलता है? ये तो है मेल गोनोपोर। कहां खुल रहा है? वेंट्रल फैलोमियर। वेंट्रल फैलोमियर पे, ठीक है ना, वेंट्रल फैलोमियर। ठीक। के अलावा ये क्या दिख रहा है? इनर सरसाई। ये क्या दिख रहा है? ओके, ये जो इनर सरसाई है वो 15 सेगमेंटेड है, जबकि जो जो इनर सरसाई है वो 15 सेगमेंट का है, जबकि जो इनल स्टाइल है उसी को क्या बोला है? कॉर्डल स्टाइल, वो अनसेगमेंटेड है। जहां लिखा है एनल सर्कस वही सरसाई दोनों में पाया जाता है ना। तो कितने सेगमेंट में है? 15 सेगमेंट। जबकि एनल स्टाइल अनसेगमेंट है, अनसेगमेंटेड है। और किस सेगमेंट में ये बता दिया? 9वें में पाया जाता है स्टाइल और 10वें में पाया जाता है सरसाई पाया। ठीक है, चलिए इसके अलावा ये जो आपको दिख रहा है ये सेमिनल वेसिकल। अब इसमें आपको बीच में स्मॉल ट्यूब्यूल दिख रहे हैं और बाहर क्या दिख रहे हैं? लॉन्ग ट्यूब्यूल दिख रहे हैं। क्या है? लॉन्ग ट्यूब्यूल। ठीक है, एक यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे सेमानल वेसिकल है इसके ऊपर भी आपको एक ग्लैंड दिख रहा है और उसका क्या नाम है? फैलिक। क्या नाम है? फैलिक ग्लैंड नाम है। ठीक है, फैलिक ग्लैंड नाम है। और जो फैलिक ग्लैंड है वो जरा देखना कहाँ खुलता है? लेफ्ट फैलोमियर पे। कहाँ खुलता है? लेफ्ट फैलोमियर पे। ओके, लेफ्ट फैलोमियर और क्या रखता है? लेफ्ट फैलोमियर रखता है स्यूडोपेनिस एंड टिटिलेटर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल है क्या? कहेगा स्यूडोपेनिस और टिटिलेटर कहां पाया जा रहा है? क्या आंसर है आपका? हाँ, वेंट्रल फैलोमियर, राइट फैलोमियर की लेफ्ट फैलोमियर? लेफ्ट फैलोमियर रखता है स्यूडोपेनिस और टिटिलेटर। ओके, इजैकुलेटरी डक्ट कहां खुलता है? क्या आंसर है आपका? हाँ, वेंट्रल फैलोमियर, है ना, वेंट्रल फैलोमियर। ठीक है, ओके, सारे पार्ट देखिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ टेस्टिस लाइंग वन ऑन द ईच लेटरल साइड ऑफ चौथे से लेके छठा एब्डोमिनल सेगमेंट। From each testis arises thin vasa difference which opens into ejaculatory duct through seminal vesicle. ठीक है, the ejaculatory duct opens into male gonopore situated वेंट्रल टू एनस। कहां? वेंट्रल फैलोमियर। ओके, चलिए एक मशरूम शेप ग्लैंड पाया जाता है जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, वो किस सेगमेंट में है? बॉक्स बना के और हाईलाइट करिए कि मशरूम ग्लैंड कहां पाया जाता है। मशरूम ग्लैंड को और क्या बोला जाता है? यूरिकोज ग्लैंड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूरिकोज ग्लैंड भी बोला जाता है मशरूम ग्लैंड को। ये मेल कॉकरोच में पाया जाएगा। और एब्डोमिनल सेगमेंट आपको याद करना है कौन सा है? छठा और सातवां। और कैसे कार्य करेगा?
ठीक है, जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है? फैलोमियर के द्वारा। यही तो 3 फैलोमियर दिखाया आपको, कौन कौन सा? लेफ्ट, राइट एंड वेंट्रल। आपको याद है इजैकुलेटरी डक्ट कहां खुला है? वेंट्रल फैलोमियर पे, भूलिएगा नहीं। आगे आइए। हाँ, the sperm are stored in seminal vesicle and are glued together in the form of bundle is called। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। एक टर्म है स्पर्मेटोफोर। क्या टर्म है? स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर, बंडल ऑफ स्पर्म, मैचिंग कॉलम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, स्पर्म स्पर्म बंडल के फॉर्म में पाए जाते हैं कॉकरोच में। और क्या बोला जाता है? और हाँ, जब स्पर्म डिस्चार्ज होगा तो अकेले अकेले नहीं होंगे, ये बंडल के फॉर्म में ही डिस्चार्ज होगा। दैट मीन स्पर्मेटोफोर के फॉर्म में डिस्चार्ज होगा। बताओ भाई क्या होता है स्पर्मेटोफोर? बंडल ऑफ स्पर्म। चलिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर आप बात करोगे तो ये है ओवरी, एक पेयर ओवरी है। सेगमेंट बताइए आप। 2 to 6। और टेस्टिस 4 से 6, 4 5 6। और ओवरी 2 3 4 5 6। ठीक बात है। एक पेयर टेस्टिस था, एक पेयर ओवरी भी है। एक ओवरी बना हुआ है 8 ओवरियोल का। कितना? 8 ओवरियोल हैं। ओवरी 8 ओवरियोल के बने, एक ओवरी 8 ओवरियोल का बना। ठीक। और यहां देखिए, अब यहां से ओवरी से जो डक्ट एराइज हो रहा है उसका क्या नाम है? ओविडक्ट। तो लेफ्ट और राइट ओविडक्ट दोनों मिलके क्या बना लेते हैं? कॉमन ओविडक्ट, या कॉमन ओविडक्ट को ही क्या बोला जाता है? वेजाइना कहा जाता है। ठीक है, कॉमन ओविडक्ट को यहाँ पे वेजाइना कहा जाता है। ठीक है। अब ये ये है फीमेल जेनाइटल पाउच। तो ये वेजाइना कहाँ खुला है? फीमेल जेनाइटल पाउच पे खुला। स्पर्मेटिकी भी यही खुला है, कहाँ? फीमेल जेनाइटल पाउच में। तो यहीं पे और क्या खुला है? हाँ, कोलेटेरियल ग्लैंड। क्या खुला है? कोलेटेरियल। तो ये है जेनाइटल चैम्बर। और जेनाइटल चैम्बर में क्या क्या खुला? बताओ क्या क्या खुला? अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं जेनाइटल चैम्बर में क्या क्या खुला है। अभी पढ़ा है ना फीमेल जेनाइटल चैम्बर कैसे बनता है? 7वां 8वां 9वां स्टर्ना। तो फीमेल गोनोफोर खुलेगा, कोलेटेरियल ग्लैंड खुलेगा, और स्पर्मेटिकी खुलेगा। साफ साफ तो दिख रहा है। तो ये है क्या? ये जो आपको ब्रांच दिखाई दे रहे हैं, ये ब्रांच जो है ये क्या है? कोलेटेरियल ग्लैंड है। ये जो कॉमन ओविडक्ट के ऊपर ये जो डक्ट दिख, ये जो ग्लैंड दिख रहा है वो क्या है? स्पर्मेटिकी। ठीक है। चलिए, ये पूरा पोर्शन वेस्टिबुलम कहा जा रहा है, ये पोर्शन जेनाइटल चैम्बर कहा जा रहा है। तो ये पूरा एक तरीके से जेनाइटल पाउच है, जेनाइटल चैम्बर। और इसको बोला जा रहा है गोनेपोफाइसिस। क्या बोला जा रहा है? गोनेपोफाइसिस बोला। ओके, यहाँ देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज ओवरी लाइंग लेटरल इन 2nd to 6। ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ ए ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूलर ओवरियोल। इसको हाईलाइट करो। तो फीमेल कॉकरोच में कितने ओवरियोल हैं? 16। एक ओवरी में कितने? 8 ओवरियोल। तो टोटल 16 ओवरियोल। ठीक है, जो क्या रखते हैं? चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। दोनों ओवरी से निकलने वाले ओविडक्ट मिल जाते हैं और एक कॉमन ओविडक्ट बना देते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है? वेजाइना बोला जाता है। जो कहां खुलेगा? जेनाइटल चैम्बर में। एक पेयर स्पर्मेटिकी भी है। क्या है? एक पेयर स्पर्मेटिकी भी है, जो किस सेगमेंट में है? छठे सेगमेंट है। जो भी वो भी कहां खुलता है? जेनाइटल चैम्बर में। स्पर्म जो ट्रांसफर होता है किस फॉर्म में होता है? स्पर्मेटोफोर। ठीक है। और उसके बाद से जो फर्टिलाइज एग होते हैं वो एक कैप्सूल में होते हैं, एक केस में होते हैं। उस कवरिंग को क्या बोला जाता है? उथिका। क्या बोला जाता है? उथिका बोला जाता है। उथिका किस कलर का होता है? डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन होता है।
और कितना लंबा होता है ये? 8 मिलीमीटर लॉन्ग होता है ऊतहिका में। और जो फीमेल कॉकरोच है इस ऊतहिका को कहां ड्रॉप करने वाली है? ऐसे सुटेबल सरफेस पे जहां लगातार क्या हो, मॉइस्चर बना हो, और जहां आसपास जब वो अंडे टूटे, लार्वा बाहर निकले, तो आसपास में क्या हो, फूड का सोर्स हो। ये इंपॉर्टेंट है। ऑन एन एवरेज फीमेल कॉकरोच कितने ऊतहिका प्रोड्यूस कर रही है? कितने? 8 से 10, 9 से 10। तो एक ऊतहिका में कितने कितने एग होंगे? हाँ, कितना है? 14 टू 16। आपको याद है ना, एक ओब्रियोल में एक ओवरी में कितने ओब्रियोल हैं? 8। तो 8 एग वहां बने होंगे, 8 दूसरे में बने होंगे, तो 8 और 8 16। मान लिया कि 16 के 16 मैच्योर हो गए और सब फर्टिलाइज हो गए, तो मैक्सिमम नंबर कहां तक पहुंचेगा? 16 तक। हो सकता है उसमें एक या दो मैच्योर ना हुआ तो फर्टिलाइज नहीं हुए। तो इस केस में उस एग कैप्सूल में, उस ऊतहिका में कितने एग होंगे? 14। तो क्या रेंज है? तो बताओ, फीमेल कॉकरोच कितने ऊतहिका प्रोड्यूस करती है? 9 से 10। और एक ऊतहिका में कितने फर्टिलाइज एग हैं? ठीक है, चलिए। डेवलपमेंट जो है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना में क्या है? पारोमेटाबोलस। इसका मतलब है ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस होगा, धीरे धीरे होगा, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस होगी। ठीक है। और लार्वा का नाम बता ही दिया है, क्या नाम है? अभी एक एक लाइन नोट किया था, लार्वा निम्फ नाम है। 12 से ज्यादा बार मॉल्टिंग होगी तब बनेगा क्या? एडल्ट कॉकरोच। देख लेते हैं। तो निम्फ निम्फ जो है वो एडल्ट से मैच करता है। निम्फ ग्रो होता है लगभग, देखना कितना, 13 मॉल्टिंग कह रहा, मैंने क्या कहा था? 12 से ज्यादा। 12 से ज्यादा मॉल्टिंग है, तो देखो कितनी बार मॉल्टिंग हो रही है? 13 बार मॉल्टिंग हो रही, तब जाके एडल्ट कॉकरोच बन रहा है ना। नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज है बिंग पैड, बट ओनली एडल्ट कॉकरोच है बिंग। 12 बार मॉल्टिंग हो चुकी है, उसके बाद से जो कॉकरोच दिख रहा है और जो एडल्ट कॉकरोच है, उन दोनों में फर्क किसका है? बिंग का। तो जो आखिरी निम्फल स्टेज है, 12 मॉल्टिंग के बाद जो निम्फ है, वो बिल्कुल कॉकरोच के जैसे है, सिर्फ क्या नहीं है? बिंग नहीं है। तो 12 माउल्टिंग के बाद, क्योंकि 13 माउल्टिंग के बाद तो कॉकरोच बन ही जाएगा, तो 12 माउल्टिंग के बाद, 12 बार मेटामॉर्फोसिस होने के बाद जो निम्फ हमको मिला है, वो बिल्कुल कॉकरोच के जैसे ही है, सिर्फ एक बात का अंतर, बिंग का, बिंग का अंतर। क्या? ओके, इसको बॉक्स बंद कर। मेनी स्पीसीज ऑफ कॉकरोच आर वाइल्ड एंड आर ऑफ नो इकोनॉमिक। ठीक है, कुछ ही स्पीसीज है जो ह्यूमन हैबिटेट में पाए जाते हैं। ठीक है, ये फूड को डिस्ट्रॉय करता है, कंटामिनेट कर देता है, तो ये क्या है? ये एक पेस्ट है। और ये ढेरों जो है बैक्टीरियल डिजीजेज है ना, फूड को कंटामिनेट करके क्या कर सकता है? हाँ, फैला सकता है, कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका लगेगा तो हम लोग पढ़ेंगे फिर।